ज़्यादा प्रभावित है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की आबादी का अमेरिका के पास केवल 4% आबादी है, लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया में जितनी ऊर्जा होती है उसका 40% अकेले दोहन किया है। फ्यूल का अकेले 38% दोहन करता है। 98 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और 25 ट्रिलियन जिसकी जीडीपी हो, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कहीं न कहीं यह विचारणीय प्रश्न है। भारत भी प्रभावित है, लेकिन क्या प्रश्न में अमेरिका से, जैसा उन्होंने कहा, मैं एक बात इस पर आना चाहता हूं कि देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि मेरा अस्तित्व रहे, मेरा सुख रहे, बाकी लोगों से मुझे नहीं मतलब है। थोड़ा सा उस परिस्थिति को बदलना होगा। अब हमको निस्बेट की बात आनी होगी। सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन जो 1967 में कहता है कि औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद के साथ सामाजिक परिवर्तन जो आएगा, अगर उसमें सुधार नहीं किया गया तो वह गलत होगा। अब ये ऐसी स्थिति आ गई है। थोड़ा विचार करें। लॉक्स पहले कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में किया गया समझौता ही अस्थायी होता है। आज हम लॉक्स के उस बात पर फिर से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हम बहुत उधर न जाकर के कुछ बेसिक बातों की बात आपसे करना चाहते हैं कि हमारे सामाजिक मूल्यों में क्या परिवर्तन होगा। मूलतः आप सामाजिक प्रक्रियाओं को अगर देखें तो समाज में समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये प्रक्रियाएं, ये ज़्यादा यही प्रक्रियाएं होती हैं। इन सारी प्रक्रियाओं का इसमें निश्चित रूप से देखिए सब में परिवर्तन होगा। कारण क्या है? हमने सामाजिक संस्थाओं पर भी इसके प्रभाव को हमको देखना होगा। विवाह, परिवार, राज्य, ये सारी चीज़ों को देखना होगा। फिर थोड़ा सा अगर हम सोशियोलॉजिकल टर्म में बात करें कि क्या क्या बिंदु होंगे, तो थोड़ा सा की पॉइंट अगर हम बनाते हैं, प्रोफेसर नंगला साहब भी हमको सुन रहे होंगे। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ डी अर्बनाइजेशन, ए मैटर ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ए रिवर्स माइग्रेशन, एक्सक्लूजन, inequality, financial uncertainties, marginality, crisis of identity, साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन सोशल कैपिटल एंड कल्चर कैपिटल, कास्ट आइडेंटिटीज। इसके अलावा ग्लोबल क्राइसिस है। आप देखें कि एक प्रकार से डीकंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन होगा, परंपराओं को फिर से परिभाषित किया जाएगा। तो ये सारे बिंदु हैं सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें परिवर्तन होगा। अब इन पर एक एक बिंदुओं पर हमारे सारे आगे आने वाले विद्वान इस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि अब उस कम्युनिटी की बात जिसकी हम कर रहे थे, जिसको हम आउटडेटेड कर रहे थे, आज देखिए कम्युनिटी किचन के रूप में वापस फिर आ गई बात। हम एक न एक तरफ फिर अपने उसी तरफ आ रहे हैं जहां पर हमारी परंपराएं विद्यमान थी। इसीलिए डी अर्बनाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात है, एक्सक्लूजन की जो बात है, रिवर्स माइग्रेशन की बात है, आज पूरी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज आ गई है कि आखिर जो लोग आएंगे उनका राशन कार्ड वहाँ का है, उनके पास वहाँ का बैंक अकाउंट है। ये सारी चीज़ें हैं। भारत की 67.4% आबादी रहती है और आप एग्रीकल्चर में जहां उसकी जीडीपी केवल 17% थी, आज वहां 15 करोड़ लोग बेरोजगार होने की स्थिति में आ गए हैं। इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा। एक पक्ष और आता है, जरा उस पर विचार कर लें, फिर हम आते हैं समाधान पर कि जीडीपी जैसा शब्द गायब हो गया। कहीं भी आप देखिए आर्थिक पूंजी की बात नहीं हो रही। मैं बार बार कहता हूँ, कहाँ गए G8, G7, एशियान, ये सब बंद हैं। हर आदमी केवल पीपी किट खोज रहा है। वाईके अलग, एपीजे कलाम, नीति आयोग के जितने मिशन 2020, मिशन 2030, ऑल द मिशंस कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये बाजारवाद का जो नया विश्व है, इसको पुनः परिभाषित करना होगा। थोड़ा सा अर्थ के क्षेत्र में अगर आप देखें तो अब आपको यहाँ पर स्वामित्व और उपभोग को अलग अलग करना होगा। अब स्वामित्व और उपभोग को अलग अलग सिस्टम से सोचना होगा। फिर जो परिवर्तन होगा उत्पादन प्रणाली में होगा। अब भारी मशीनों की जगह आपको कुटीर उद्योग जैसे, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे, कृषि उद्योग जैसी चीज़ों पर आना होगा और मानव श्रम को निश्चित रूप से आपको श्रम विभाजन में अब हम विशेष तौर पर महत्व देना होगा। एक बात और, जैसा कि पहले भी मैं कह चुका था
कि आत्महीन औद्योगिकीकरण जो हुआ था, आत्महीनता का जो औद्योगिकीकरण था, जो केवल हाउ टू अर्न मैक्सिमम मनी, हाउ टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात जो हम कर रहे थे, उस पर भी अब विचार करना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी रोचें रुकेंगी, पर्यटन, प्रकृति, पर्यावरण और पोषण जैसे चीज़ों पर आपको विचार करना होगा। प्रॉब्लम क्या है? ये माइग्रेशन जो हो रहा है, ये डीकोलोनाइजेशन एक प्रकार से है, नगरों से गांव की तरफ है। अब इसमें क्या होगा? प्रेशर ग्रुप क्रिएट होंगे, निश्चित रूप से कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी लेबर और इंडस्ट्रियल्स के बीच में। तो ये थोड़ा सा जो परिवर्तन है, इस पर विचार करिए। ज़्यादा बजट अब स्वास्थ्य का होगा, हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? वो डिजिटल होगी, हम पंचायत संवर्धन करेंगे। अब सोशल लीडरशिप केवल उसी की, इमर्जिंग लीडरशिप उसकी होगी जिसके अंदर परोपकार और समाज सेवा होगी। तो एग्रीकल्चर आधारित हमारी इकोनॉमी जो होगी वो पर्यावरण के भी होगी। दूसरी चीज़ है कि मुक्त अंतरण और मुक्त व्यापार की भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि भीड़ में खोया हुआ आदमी कहीं से लौट आया है। लौट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आओ फिर वो गांव बुला रहा है, फिर उसकी वो प्राचीन पुरातन संस्कृति बुला रही है, जिस अधुनातन संस्कृति में वो अपने को खो दिया था, फिर से लौट रहा है। अब इसके पीछे आप थोड़ा सा देखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको जी, ये सारी चीज़ें इनका समाधान कैसे हो। आज देखिए उत्प्रवास, प्रव्रजन, पुनर्स्थापन, ये बहुत बड़ी स्थिति हो गई है। एजुकेशन, अभी सर बात ही कर रहे थे, तो ये प्रवासी श्रमिकों का जो नया समूह बनेगा, तो एक इनोवेशन होगा। इस इनोवेशन में प्रकृति सहचर जो होगा, जो प्रकृति से मेल होगा। अब सोसाइटी को नए सिरे से आप परिभाषित करेंगे और कहेंगे कि यह प्रकृति सहचर समाज है, ये प्रकृति के साथ तालमेल का समाज है। कारण क्या है? अब आप स्थिति देखें, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति आएगी, महिलाओं पर फिर से बोझ पड़ेगा, और बोझ पड़ सकता है। थोड़ा सा स्वतंत्रता भी थी, जो 7 करोड़ लोग नौकरी में थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि पराश्रितता और परजीविता नहीं चलेगी, अब स्व आश्रित होने पड़ेगा और पारस्परिकता की बात आएगी। ये सबसे बड़ा जो तमस आ गया है, इसमें एक दीपक जलाने की बात आएगी। क्या होगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा समझिए, ये हेल्थ अलार्मिंग एक्टिविटीज जो चल रही हैं, अब आपको इसको सुधारने के लिए रेस्पेक्ट ऑफ नेचर की तरफ जाना होगा, प्रकृति को आराध्य मानना होगा। अभी आप सरस्वती वंदना आदरणीय शर्मा जी कर रही थी, जिसमें आपने कुंद के फूल की भी बात की, कमल की भी बात की, बीड़ा की भी बात की, प्रकृति की भी बात की। अब इसी प्रकृति को हमको अपनाना होगा। वीणा से हमें प्रकृति की सामाजिक संस्कृति और संगीत की संस्कृति है, कुंद से हमारी प्राकृतिक संस्कृति है, जो हमारी रचना धर्मिता है। अब ये प्रकृति प्रदत्त होगी। न्यू लिबरल इकोनॉमिक जो आर्डर चेंज होंगे, उसमें आप ये समझ लीजिए कि कल्चर इज चेंज इन कम्युनिटी होगी। अब प्रकृति से जोड़ करके ही हम चल सकते हैं। अब इसमें इसलिए रेस्पेक्ट ऑफ नेचर जो हमारा था, प्रकृति आराध्य थी, उसको हमको मानना होगा। दूसरी चीज है, अब अर्थ केंद्रित नहीं चलेगा। आपके सेंट्रल में अब इकोनॉमी नहीं रहेगी, मैन रहेगा, आदमी रहेगा, उसको सोचना होगा। ये जियो पॉलिटिक्स का मतलब नहीं होगा। अब ये जियो कल्चर हो जाएगी, जियो पॉलिटिक्स चली गई। अब जॉबलेसनेस का प्रमुख आधार जो होगा वो गांव होगा, एग्रीकल्चर होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो रिवर्स रिटेंड माइग्रेशन है, ये सारी चीज़ें आएंगी। जो मेट्रोमोलस था, ये मेट्रो में खच्चर टाइप की स्लम्स बस्तियां, जिसकी आदरणीय प्रोफेसर तोमर साहब अभी चर्चा आपके प्रिंसिपल साहब कर रहे थे, ये क्यों बढ़ी? ये हमारी भोग की लिप्सा ने बढ़ाया। तो हमको करना क्या है, इसको थोड़ा सा हम सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फिर जनरल बात बताएंगे क्या हमें करना है। हमें मल्टीपल इकोनॉमी की तरफ चलना है। मल्टीपल इकोनॉमी अगर नहीं रहेगी, अभी तक हमारा एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का था वो केवल 17% था, हमें इसको बढ़ाना होगा। दूसरी चीज़ है कि होम स्कूल फॉर चिल्ड्रेन हमें डेवलप करने होंगे। हमको बच्चों के लिए अब नई एजुकेशन में, अभी हमारी बात इसके पहले भी आदरणीय कुलपति जी के साथ हो रही थी, अरशद साहब सुन रहे होंगे,
उसमें हमको काम करना होगा। हमको एक ऐसा क्रिएचर बनाना होगा टू डेवलप रिमोट वर्किंग नॉलेज इन एवरी प्लेसेस। हमको रिमोट वर्किंग नॉलेज इसलिए करना होगा कि आज डिजिटल हम बैंकिंग कर रहे हैं, आप ये वेबिनार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जो अपनी सुरक्षा और 6 फीट की दूरी बना करके रखना है, इसको भी हमें देखना है। अब ये सारा प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारे प्राइमरी ग्रुप को हम प्रीफर करेंगे और सेकेंडरी ग्रुप कहीं ना कहीं एक सहायक बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन की बात आनी चाहिए, टेक्नो नेशनलिज्म की बात आनी चाहिए। एक तकनीकी राष्ट्रवाद विकसित हो जो परंपरा युक्त होना चाहिए। इसीलिए आपको देखिए एज्ड पर्सन जो हैं उनकी भी प्रॉब्लम आएगी। ये सारी समस्याएं एक साथ आने जा रही हैं। तो मैं अभी तक इन सारी समस्याओं की बात कर रहा था और इसके बीच में अब थोड़ा सा मेरा जो कहना है इस पर आप लोग विशेष तौर पर विचार करेंगे कि इसका समायोजन कैसे होगा, किस प्रकार हम लौट सकते हैं। इस पर हमें विचार करना होगा। इस पे विचार करने के लिए हमको आना होगा अपनी ग्राम संस्कृति में, उस संस्कृति में आना होगा। बहुत लोग पहले कहते थे वीर भोग्या वसुंधरा, यानी धरती को काटा पीटा नापा छेदा, जितना दोहन करना था उतना दोहन किया। अब उससे हाथ जोड़िए, अब वीर भोग्या वसुंधरा न कहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा कहिए, प्रकृति की गोद में आइए, तब जाकर के आपको शायद इसमें कुछ मिल सकता है। प्रकृति की गोद में आप आएंगे तो आयुष योग और शाकाहार की तरफ भी आप जाएंगे। कारण क्या है? प्रकृति हमेशा वही देती है जो जिसके लिए रहे। इसमें भोक्तावादी जो संस्कृति है, थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। केवल मैं ही इसका भोक्ता हूँ, मैंने इसको बनाया है, इस संस्कृति से हटना होगा। हमको ईशावास्योपनिषद के उस तरफ जाना होगा कि इस जगत में जो कुछ भी है उसमें मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही मैं ले सकता हूँ। हमें गांधी के ट्रस्टीशिप पर उस पर भी जाना होगा कि साधन की पवित्रता पर ध्यान देना होगा और न्यासिता के नाते केवल मैं उपभोग जितना मेरा हिस्सा है वह लूँ। थोड़ा सा यहाँ बढ़ना होगा, क्योंकि ग्राम संस्कृति जो है, देखिए इजराइल और चाइना के टीबीएस को आप देखें, टीबीएस जब वहाँ खुले, टाउन विलेज जो कल्चर डेवलप हुई, आज 1963 के बाद चाइना वहाँ चला गया। तो मेरा मानना है कि जो मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल की बात, इसमें आप स्वदेशी स्वराज और स्वावलंबन को ध्यान दें। ये जब चीज़ें आप ध्यान देंगे, स्वदेशी की तरफ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर 2 बातें आएंगी। पहली बात तो यह आएगी कि स्पर्धा नहीं होगा, सहयोग होगा, पहला। दूसरा है कि ग्राम आधारित आपके कुटीर उद्योग होंगे। तीसरी बात होगी कि समृद्धि का आधार स्वदेशी होगा। और जिन संस्कारों की बात मैं कर रहा था उनका आधार सहयोग होगा। और धर्म जो है वो हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म हो, सारे धर्म का जो आधार हो जाएगा वह परोपकार हो जाएगा। शेख सादी ने एक बार कहा था कि दूसरों के सुख से अगर किसी को दुख, हमारे सुख से किसी को दुख पहुंचता हो तो इंसाफ नहीं है। यही बात हमारे यहाँ भी कही गई है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को हम एक समान देखें। हम कोई ऐसा आचरण न करें जो दूसरे को कष्ट देता हो। इसके लिए परिवर्तन क्या होगा? हमको जो स्वदेशी अपनानी होगी वो युगानुकूल अपनानी होगी। अब आप सोचिए कि कासगंज का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, आगरा का क्या है, बनारस का क्या है, हमको इसको लेकर के चलना होगा। अगर वह कंटेम्प्रोरी एज में उसको फिट करना होगा। हाँ, विदेशी को भी अपनाना होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको 2 चीज़ों पर ध्यान जरूर देना होगा। चूँकि इकोनॉमिक्स में अब फास्टिंग कहा जा रहा है कि फास्टिंग इकोनॉमिक्स की बात है और निश्चित रूप से बाउंस बैक होगा। देखिए जो भी सभ्यताएं हैं, अर्नोल्ड टॉयनबी की अगर आप स्टडी, आप उसकी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन की जो स्टडी किया है पढ़ें, तो सारी चीज़ों से लौट करके फिर आती हैं। और जिनके अंदर असिमिलेशन होता है सोशियोलॉजी का, जो सात्वीकरण कर लेता है, वही सफल हो पाता है। भारत क्यों सफल है? इतने भारत में आक्रमण हुए, इतनी बीमारियां आई, हम 1930 की मंदी झेले हुए हैं, अभी हम 2008 की मंदी को भी झेले।
लेकिन हम सफल इसलिए हुए कि हम सात्विकरण कर लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशन विथ टेक्नोलॉजी है। हमारी परंपराएं जो हैं निश्चित रूप से वो इतना मजबूत हैं कि हम आत्मत सर्वभूतेश की बात करते हैं। इसलिए बार बार मैं एक ही बात करता हूँ कि भारत में अनाथालय चलते थे, अन्न क्षेत्र चलते थे, चिकित्सालय चलते थे, पुस्तकालय चलते थे। वही भारत है। 25 से 50 लाख पैकेज, भारत सरकार के 20 लाख करोड़ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। लोग सामने आ गए और सामने आकर के उन्होंने कहा कि ये पैकेज, ये भोजन मेरी तरफ से लीजिए। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे भारत की उसी संस्कृति का कारण था कि मेरी संस्कृति है। जिस संस्कृति में राष्ट्रानुभूति है, जिस संस्कृति में, हमारी संस्कृति में सहिष्णुता, संयम और अनासक्त भाव है,